पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक हम कहते हैं ड्राइंग रूम को और भोजन कक्ष हम कहते हैं डाइनिंग रूम को। तो घर में एक ऐसा कमरा जहाँ पर हम मेहमानों की आवभगत करते हैं उसे बैठक कहते हैं, और भोजन कक्ष जहाँ पर हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम भोजन कक्ष कहते हैं। तो वहाँ पर कम गलियारे हम कहते हैं एक ऐसे स्थान को, घर के एक ऐसे स्थान को हम गलियारा कहते हैं जो दो कमरों को या घर के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है और जिस पर छत डली होती है जो गली के समान थोड़ा सा सकरा होता है, उसको हम गलियारा कहते हैं। तो वहाँ पर एक बंद कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सामान के साथ रहती थी। सामान क्या था उनके पास? 5 दरियां, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार मतलब चौकोर बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो एक दिन रात के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी के पास जाता है। क्योंकि स्वामीनाथन की दादी के पास लौंग और इलायची पड़ी रहती थी, इसीलिए उनके कमरे के वातावरण में उसकी सुगंध हमेशा महसूस की जा सकती थी। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। ऊंची चीज मतलब कितनी बड़ी चीज है। और इसी बात पर स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि, जो कि दोनों स्वामीनाथन के दोस्त थे, उनकी कहानी सुना पाई कि किस तरह से पहले राजम और मणि एक दूसरे से दुश्मनी करते थे और बाद में वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। तुम्हें पता है उनके पास सचमुच पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो स्वामीनाथन ने अपनी दादी को बताया कि किस तरह से राजम के पिता एक पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। और जब दादी ने उनसे पूछा कि उनका तो बहुत बड़ा दफ्तर होगा, दादी इस तरह की बातों से बहुत प्रभावित हुई। फिर दादी ने स्वामीनाथन को स्वामी के दादा के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने स्वामी को बताया कि किस तरह से उसके दादा एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा मतलब स्वामीनाथन को अपनी बात कहनी थी। तो वह सोचने लगा कि दादी की कहानी कब खत्म हो और कब वह दादी को अपनी बातें बताए। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। तो दादी लेकिन लगातार बोलती ही जा रही थी, स्वामीनाथन को पुरानी घटनाएं बताती जा रही थी। अलग अलग घटनाओं को गड़बड़ करती हुई मतलब कि उन्हें घटनाओं का क्रम सही रूप से याद नहीं था, तो वह अलग अलग ढंग से घटनाओं को स्वामी को बता रही थी। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो यहाँ पर स्वामीनाथन अपनी दादी की बातों और कहानियों से ऊब गया। तो उसने बोला कि काफी है दादी, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। तो दादी ने कहा कि बहुत सारे नंबर मिलते होंगे। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसी की तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। तो यहाँ पर जब स्वामीनाथन ने दादी को राजम के नंबर बताए कि राजम को गणित में 100 में से 90 नंबर मिलते हैं, तो दादी ने स्वामीनाथन को कहा कि तुम्हें भी इसी तरह से मेहनत करके अच्छे नंबर लेने चाहिए। लेकिन फिर दादी राजम की कहानी को स्वामीनाथन के दादा से जोड़ती हुई स्वामीनाथन को उनके दादा के बारे में बताने लगती हैं कि किस तरह से स्वामीनाथन के दादा के उत्तर परीक्षकों को भी चकित कर देते, मतलब हैरान कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, मतलब बहुत ही कम वक्त लेते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे
कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो यहाँ पर स्वामीनाथन की दादी स्वामी को उनके दादा के बारे में बता रहे हैं कि उनके दादा कितने बुद्धिमान थे। वो कहीं कहीं इस तरह के उत्तर लिखते थे कि अध्यापक उन्हें 200 अंक तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। तो ऐसे में फिर स्वामीनाथन की दादी उस समय को याद करती हैं कि मैंने कब उतारा होगा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। फिर वो कहती है नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, जब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई। तो इस तरह से वह क्रमशः याद कर रही हैं कि उन्होंने उस मेडल को कब उतारा। पता है अब वह मेडल कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, क्योंकि मेडल सोने का था। तो स्वामीनाथन की दादी ने वह मेडल बुआ को दिया और बुआ ने उस मेडल को गलवा कर उससे अपने लिए 4 चूड़ियाँ बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ हैं। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई और नहीं है। किसके जैसा? स्वामीनाथन की बुआ जैसा। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? यह स्वामीनाथन ने अपनी दादी से कहा कि दादी तुम बेकार की बातें सुनाती रहती हो मुझे। लेकिन यहाँ पर स्वामीनाथन खुद दादी को राजम के बारे में बताना चाहता है। तो दादी कहती है हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। तो स्वामी को लगा कि दादी सिर्फ उसको खुश रखने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। वास्तव में दादी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि राजम ने शेर को मारा है। तो स्वामीनाथन पूरी कहानी बड़े उत्साह के साथ दादी को बताने की कोशिश करता है। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे। एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो यहाँ पर राजम और शेर की कहानी स्वामीनाथन ने दादी को बताई, लेकिन उसे लगा जैसे दादी सो गई हैं। दादी से पूछा कि दादी तुम सो गई हो? तो दादी ने कहा नहीं बेटा, सुन रही हूँ। तो यह जानने के लिए कि दादी सोई थी या नहीं सोई थी, स्वामीनाथन उनसे प्रश्न पूछता है। वो कहता है अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया, क्योंकि वास्तव में 2 शेर आए थे, जिसमें से एक शेर ने राजम के पिता को गिराया था और एक शेर राजम पर झपटा था। तो ऐसे में स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से परेशान हो गया और चिढ़ गया और कहने लगा मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में हो, ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करते। तो दादी कहती है नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया सा संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो यहाँ पर स्वामीनाथन चाहता है कि उसकी दादी राजम की कहानी और राजम पर पूर्ण विश्वास करे। दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो इस तरह से यह कहानी है स्वामीनाथन और उसकी दादी की, जिसे लिखा है R.K. नारायण ने। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।